हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नामा। आज हम लोग क्लास 9 साइंस के चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के चैप्टर में दिए गए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं। तो आइए हम लोग इसको क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, if action is always equal to the reaction, explain how a horse can pull a cart। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं तो घोड़ा गाड़ी में घोड़ा गाड़ी को कैसे पुल करता है, कैसे खींचता है। आइए देखते हैं। ये बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है। ये घोड़ा है और ये गाड़ी है जो हॉर्स कार्ट है। ये रस्सी से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये हॉर्स है, अगर इसको हॉर्स को एक कार्ट को आगे की तरफ पुल करना है तो मान लीजिए कि ये हॉर्स इस पर फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, तो कार्ट भी पीछे की तरफ उसको फोर्स लगाएगा न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार। तो फिर ये आगे मूव कैसे करता है, तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, हॉर्स आगे की तरफ फोर्स लगाएगा तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार कार्ट भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी पीछे की तरफ है इक्वल फोर्स लगाएगा। तो दोनों फोर्स इक्वल है तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो ये कार्ट आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। लेकिन घोड़ा गाड़ी में देखते हैं कि ये घोड़ा गाड़ी को आगे की ओर खींच कर ले जाता है, पुल करता है। तो आइए इसको हम समझते हैं कि घोड़ा कैसे पुल करता है। तो देखिए, घोड़ा क्या है, एक्चुअल में ये कार्ट पर ये फोर्स नहीं लगाता है। ये जो फोर्स लगाता है घोड़ा, ये ग्राउंड पर फोर्स लगाता है। ये देखिए, ये अपने पैरों द्वारा एक ग्राउंड पर फोर्स लगा रहा है। ये मान लेते कि ये ग्राउंड पर ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगाता है, ये पैर को प्रेस करता है ग्राउंड पर, तो ग्राउंड भी इक्वल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। ग्राउंड भी, अर्थ भी उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। घोड़ा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ग्राउंड पर, तो अर्थ ग्राउंड इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो लेकिन घोड़ा और ग्राउंड एक दूसरे से अटैच नहीं है, एक दूसरे से बंधे हुए नहीं है। अगर घोड़ा इस पर फोर्स लगा रहा है ग्राउंड पर और ग्राउंड भी घोड़े पर फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा कि ग्राउंड के साथ है घोड़ा अटैच नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। तो क्या होगा कि ग्राउंड जो फोर्स लगाएगा उसके कारण घोड़ा आगे की तरफ मूव करेगा। तो देखिए, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ग्राउंड, तो इसका कुछ कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको हम लोग मान सकते हैं कि इस डायरेक्शन में मान लें कि 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये मान लें कि 6 न्यूटन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। इसको आप लोग क्लास 11 में समझेंगे अच्छी तरह कि फोर्स का चाहे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका कंपोनेंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में, इसका कुछ पार्ट इस डायरेक्शन में लग रहा है और कुछ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगर इसका हम कंपोनेंट लेंगे इस डायरेक्शन में, तो यह घोड़े के साथ अटैच नहीं है, दोनों फोर्स सेपरेट है। तो यह घोड़े को कुछ प्रभावित नहीं करेगा। जो इसका जो घोड़े ने जो ग्राउंड पर फोर्स लगाया, अगर इसका हम हॉरिजॉन्टल में इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट लेते हैं, तो ये घोड़े को मोशन को प्रभावित नहीं करेगा। घोड़े के मोशन को सिर्फ यह जो इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो प्रभावित करेगा, और इसके कारण ये घोड़ा आगे की तरफ मूव करने लगेगा। और घोड़े के साथ काट भी बंधा हुआ है, तो ये काट आगे की तरफ मूव करेगा। देखिए, ये घोड़ा
घोड़ा गाड़ी आगे की तरफ मूव करने लगा। तो आप लोग इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये जो फोर्स है एक्चुअल में घोड़ा काट पर नहीं लगा रहा है, ये ग्राउंड पर लगा रहा है और ग्राउंड इसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगा रहा है घोड़े पर। और घोड़ा का जो ग्राउंड जो घोड़े पर फोर्स लगा रहा है उसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है उसके कारण घोड़ा आगे की तरफ वो मूव करता है। और इसके साथ जो काट अटैच है, बंधा हुआ है, उसके साथ काट भी मूव करने लगता है। और यहाँ देख रहे हैं कि अगर घोड़ा इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा काट पर और काट भी अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है। तो बंधा हुआ है तो क्या है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा और काट आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए होज विच इजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट ए हाई वेलोसिटी। इसमें बोल रहा है कि एक्सप्लेन करे, बताए कि जो फायरमैन है, जो आग बुझाने के लिए अगर किसी मकान में, बिल्डिंग में आग लगी है तो वहां पर वो जाता है आग बुझाने के लिए। तो यहाँ से जो पानी निकलता है इसको होज पाइप बोलते हैं, जिसके थ्रू वो पानी बाहर आता है इसको होज पाइप बोलते हैं। तो इसमें बोला है कि फायरमैन टू होल्ड ए होज, अगर इसमें से पानी निकल रहा है तो ये फायरमैन को ताकत लगाकर, फोर्स लगाकर इस पाइप को होल्ड करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों करता है? जब पानी निकल रहा है तो ये फायरमैन को एक फोर्स लगाकर, लार्ज अमाउंट में फोर्स लगाकर इसको होल्ड करना पड़ता है। क्यों? तो आइए इसका हम लोग रीजन समझते हैं। जब यहाँ से जो पानी निकलता है इसका वेलोसिटी अधिक रहता है और यहाँ से जब पानी बाहर निकलेगा तो देखिए यहाँ पर पाइप के अंदर था उसका वेलोसिटी मान लेते कुछ था, और जैसे ही वो पानी बाहर निकलता है उसका वेलोसिटी डिफरेंट हो जाता है। जो अंदर में वेलोसिटी था उससे अलग पानी का वेलोसिटी हो जाता है। तो जिस समय पर इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यहाँ पर पाइप के अंदर कुछ अलग वेलोसिटी है और जैसे ही वो बाहर निकलता है उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है। तो जहाँ पर वेलोसिटी चेंज होगा यानी वहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन क्यों होता है? क्योंकि उस पर किसी बॉडी पर अगर फोर्स लगता है उसके कारण एक्सेलरेशन होता है। तो यानी जब यहाँ पर जब पानी बाहर निकला उस पर कुछ फोर्स लग रहा है तभी जाके इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो जब पानी बाहर निकल रहा है उस पर फोर्स लग रहा है, और उस पर कौन फोर्स लगा रहा है? ये इसके पानी के अंदर का जो प्रेशर है वो फोर्स लगा रहा है। तो ये जैसे ही पानी बाहर आएगा तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार पानी पर एक फोर्स लग रहा है तो पानी भी क्या करेगा, होज पाइप पर एक फोर्स लगाएगा। तो होज पाइप पर फोर्स लगाएगा तो ये क्या है, होज पाइप हिलने लगेगा, इधर उधर भागने लगेगा। जितना ये पानी पर जितना वेलोसिटी अधिक होगा बाहर निकलने का, उतना ही अधिक फोर्स भी पानी होज पाइप पर लगाएगा। तो इसके लिए अगर किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में इस पाइप को रखना है, होज पाइप को रखना है, तो इसको जो फायरमैन है उसको अच्छी तरह से मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। तो देखिए, बिकॉज द स्ट्रीम ऑफ वाटर रशिंग आउट ऑफ द पाइप इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ ए डिफरेंट वेलोसिटी देन इट इज रनिंग इन पाइप। देखिए जो बाहर का वेलोसिटी है वो अलग है, पाइप के अंदर का वेलोसिटी से अलग है। हेंस देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी, इट मींस देयर इज एक्सेलरेशन, जिसके कारण वेलोसिटी चेंज होता है। और वेलोसिटी क्यों चेंज होता है? एक्सेलरेशन के कारण। Acceleration is due to force exerted on water rushing out in forward direction। और जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स लगा रहा है पानी पर बाहर की तरफ। तो ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ द फॉरवर्ड फोर्स, बाहर की तरफ पानी पर फोर्स लगाया तो ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पाइप इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो पाइप पर भी एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार। Therefore the fireman struggle to keep the hose pipe in rest।
तो इसको अगर रेस्ट पर रखना है, किसी एक डायरेक्शन में अगर पानी को थ्रो करना है तो इसको रेस्ट पर रखना पड़ेगा, तो इसके लिए इसको फोर्स लगाना पड़ता है, इसको पकड़ने के लिए एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. तो इसमें बोल रहा है कि एक राइफल जिसका मास 4 kg है और एक बुलेट, उससे एक बुलेट निकलता है जिसका 50 ग्राम वेट है, मास 50 ग्राम है, इज फायर्ड एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, और उसका इनिशियल वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकेंड। तो हमें जो राइफल का रिक्वायल वेलोसिटी है उसको हमें निकालना है। तो रिक्वायल वेलोसिटी हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा था, जैसे बुलेट फायर होती है तो बुलेट आगे की तरफ बढ़ता है, तो जो इस गन से या राइफल से हम फायर करते हैं वो उस पर बुलेट एक पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, तो ये बुलेट ये राइफल या गन पीछे की तरफ मूव करेगा, तो इसको हम लोग रिक्वायर्ड वेलोसिटी बोलते हैं। तो आइए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए, मास ऑफ राइफल दिया हुआ है, मान लेते हैं कि M2, इसको मान लेते हैं मास ऑफ राइफल का 4 kg है। मास ऑफ बुलेट इसका 50 ग्राम दिया गया है, इसको M1 मान लेते हैं, तो इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.05 kg हो गया। अब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, इसको मान लेते हैं कि U1 है। इनिशियल वेलोसिटी बुलेट का U1 है। दोनों बुलेट और राइफल दोनों रेस्ट पर था, तो बुलेट का भी इनिशियल वेलोसिटी यानी स्टार्टिंग का वेलोसिटी 0 है और राइफल का भी स्टार्टिंग का वेलोसिटी 0 है। अब द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, यह हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जब फायर करते हैं तो बुलेट का वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ हम पॉजिटिव ले लेते हैं। पॉजिटिव यहाँ से लेफ्ट टू राइट के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे और राइट टू लेफ्ट के डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे। लेट भी बी द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, और पिस्टल का जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है पीछे की डायरेक्शन में जो मूव कर रहा है फायर करते समय, उसका वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि v है। तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूटिलाइज करके हम रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालेंगे। देखिए, जब फायर हो रहा है तो इस पर हम ऐसा मानेंगे कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम लॉ ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम क्या है कि जो पहले का मोमेंटम है, यानी फायर करने के पहले का जो मोमेंटम है दोनों बॉडी का, राइफल और बुलेट का, दोनों का मोमेंटम को ऐड करेंगे, वो इक्वल होगा बाद का, फायर करने के बाद का मोमेंटम, दोनों बॉडी के बाद का मोमेंटम, यानी राइफल का और बुलेट का, दोनों का जो मोमेंटम होगा फायर करने के बाद उसके इक्वल होगा। तो आइए हम पहले फायर करने के पहले मोमेंटम निकालते हैं। टोटल मोमेंटम का प्लूरल होता है मोमेंटा, ऑफ द पिस्टल एंड बुलेट बिफोर द फायर व्हेन द राइफल इज एट रेस्ट। दो राइफल रेस्ट पर है तो यहाँ पर देखिए दोनों का मास क्या हो जाएगा, 4 प्लस 0.5 kg। यहाँ राइफल का मास 4 kg है और बुलेट का 0.5 kg, तो ये हो गया। और वेलोसिटी क्या है, रेस्ट पर है तो उस समय वेलोसिटी हो गया 0। तो इनिशियल मोमेंटा यानी फायर करने के पहले का मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 kg मीटर पर सेकेंड। अब फायर करने के बाद का मोमेंटम निकालते हैं। टोटल मोमेंटा ऑफ द राइफल एंड बुलेट आफ्टर इट इज फायर्ड। तो देखिए, फायर करने के बाद क्या होगा, बुलेट का जो मास है 0.5 kg है और इसका जो वेलोसिटी है प्लस 35 मीटर पर सेकेंड, और इसमें प्लस करेंगे जो राइफल का वेलोसिटी है, मास है 4 kg और उसका वेलोसिटी v, हम लोगों ने v माना
था इसका वेलोसिटी, तो v मीटर पर सेकेंड, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.75 प्लस 4v, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.75 हो गया, इसको दोनों को किए तो 4v आ गया, और केजी मीटर पर सेकेंड ये कॉमन है, तो ये हो गया। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूटिलाइज करेंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटा आफ्टर द फायर इक्वल टू टोटल मोमेंटा बिफोर द फायर। तो अभी हम इसको इक्वल कर देंगे। आफ्टर द फायर इतना है, तो ये हो गया 1.75 प्लस 4v इक्वल टू इनिशियल मोमेंटा क्या है, बिफोर फायर 0 है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम v का वैल्यू निकालेंगे। तो 4v हो जाएगा -1.75 और v हो जाएगा -1.75 डिवाइडेड बाई 4, ये इक्वल हो जाएगा -0.4375 मीटर पर सेकेंड। अच्छा यहाँ देखिए कि ये क्या साइन है, माइनस साइन है। तो माइनस साइन है तो जो राइफल का जो वेलोसिटी होगा राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट का जो डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव माने हैं। तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो माइनस हो रहा है, तो यानी राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में ये पिस्टल मूव करेगा फायर करते समय। तो और इसका जो वेलोसिटी होगा 0.4375 मीटर पर सेकेंड, और इसको हम लोग रिक्वायर्ड वेलोसिटी बोलते हैं। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 20 ग्राम आर मूविंग along the same line and direction with the velocity 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास 100 ग्राम है और दूसरे का 200 ग्राम, और दोनों सेम डायरेक्शन में, एक का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और दूसरे का 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन, वे टकराते हैं। एक का देखिए वेलोसिटी अधिक है तो कभी ना कभी वो टकराएंगे। तो दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट ए वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन होने के बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है 1.67 मीटर पर सेकेंड से। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो जब कोलिजन होता है तो दोनों का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो इसमें फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया हुआ है, तो हमें सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकालना है। तो आइए देखते हैं, दो बॉडी है और दोनों मूव कर रहा है, एक को वेलोसिटी वो 2 मीटर पर सेकेंड है और एक का 1 मीटर पर सेकेंड है। तो दोनों कोलाइड करेगा, तो कोलाइड करने के बाद देखिए एक का वेलोसिटी है 1.67 हो जाता है और दूसरे का वेलोसिटी हमें मालूम करना है। देखिए ये दोनों बॉल टकराते हैं और टकराने के बाद ये फिर मूव कर रहे हैं, तो एक दोनों का वेलोसिटी चेंज हो जाता है। तो एक का वेलोसिटी में दिया गया है तो दूसरे का ये मालूम करना है। तो यहाँ पर भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का को यूटिलाइज करके हम दूसरे बॉल का वेलोसिटी निकाल लेंगे। मान लेते हैं कि ये जो ब्लू बॉल है उसका मास है 100 ग्राम, इसको केजी में कर देंगे तो 0.1 केजी हो गया, और इसका वेलोसिटी हमें दिया गया है क्वेश्चन के अनुसार तो 2 मीटर पर सेकेंड है। और दूसरा बॉल है, इसका भी मास है 200 ग्राम यानी 2 केजी 0.2 केजी, और इसका वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड बिफोर कोलिजन। तो अब हम वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल ए आफ्टर द कोलिजन ये दिया गया है 1.67 मीटर, और वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल का मान लेते हैं वीबी मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन का यूटिलाइज करेंगे। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन को यूटिलाइज करेंगे तो जो इनिशियल मोमेंटा है दोनों बॉल का, देखिए वो इक्वल होगा कोलिजन के बाद जो मोमेंटा होगा उसके इक्वल होगा। तो इसका मास जो बॉल ए का मास को उसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें प्लस करेंगे जो बॉल बी का मास और उसके वेलोसिटी को ए बिफोर कोलिजन का, तो ये इक्वल होगा आफ्टर कोलिजन का।
आफ्टर कोलिजन हमें ये बॉल का मास तो सेम रहेगा और इसका वेलोसिटी हमें दिया गया है, और बी बॉल का वेलोसिटी भी मान लेते हैं हम, और इसका मास है 0.2 kg है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 0.4 इक्वल टू हो जाएगा 0.167 प्लस 0.2 इंटू वी, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी आ जाएगा 1.165 मीटर पर सेकंड। और ये देखिए पॉजिटिव आ रहा है, यानी जो बॉल बी है टकराने के बाद भी वो सेम डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, सिर्फ इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जा रहा है, वो हो जा रहा है 1.65 मीटर पर सेकेंड। तो आज का क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, फिजिक्स नमा को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।